नमस्कार, मैं तजिंदर वालिया अपने सभी देश विदेश के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी को प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। जैसा कि हमारे व्यूअर जानते हैं कि हम समय समय पर कोई ना कोई ऐसी चर्चा लेकर आते हैं जिसका आम लोगों के साथ जुड़ाव हो। और हमने आप लोगों से ये कहा था कि आप बताइए कि हम किस विषय पर चर्चा रखें या किस नेता को, किस राजनेता को, कौन सी पार्टी के नेताओं के साथ बात करें जो पब्लिक के साथ जुड़ी हुई हों और आप लोगों के साथ जुड़ी हुई हों। ऐसी हमने कई बातें रखी थी और उसके संबंध में हमारे पास हजारों दर्शकों के फोन आए, बातचीत हुई। तब बातचीत में ये निष्कर्ष निकाला, हमने एक पैनल बनाया था जिसके अंदर हमने अपने साथी अनिल यादव जो हमारे यहाँ के दीप एक्सप्रेस न्यूज के एक हमारे मैं कहूँ साथी हैं, और उनके साथ डॉक्टर गौतम जो एक जानी पहचानी चेहरा है हरियाणा के अंदर। हमने उनका पैनल बनाया था और सारी बातचीत की थी कि उनकी जिम्मेवारी थी कि वो देखें कि किस तरह की लोगों को क्या चीज के ऊपर बहस करने में ठीक लगेगा। तब हमारे पैनल ने और हमने पाया कि हरियाणा के अंदर जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके अंदर बहुत रोष पाया जा रहा है। वैसे तो हरियाणा के साथ लगता पंजाब, यूटी, हिमाचल ये सारा एरिया है। अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा के कई कर्मचारी तो लगभग 400 दिन से हड़तालों पर बैठे हुए हैं और उनको सरकार ने आश्वासन भी दिया। आश्वासन के सहारे ही उन्होंने 394-95 दिन काट दिए हड़ताल पे बैठे हुए। और इसी तरह हरियाणा के साथ लगता पंजाब की अगर बात करें, अगर मान लो 36 महकमे हैं तो 36 में से 35 महकमे हड़तालों पर बैठे हुए हैं। वहां पर 6वां पे कमीशन आया, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को, पेंशनरों को उसमें क्या मिला? पेंशनर तो बेचारे हिसाब किताब लगा रहे हैं। कई मुझे साथी मिले पंजाब के, जो पंजाब की मैं अगर अभी बात करूं कि कई साथी ऐसे मिले जिन्होंने कहा भाई हमें तो 6वें पे कमीशन से हमारी तनख्वाह और कम हो रही है। इस तरह की भी बातें सुनने को आई। और मनप्रीत जिंदाबाद मुर्दाबाद पूरे पंजाब में हो रही है। मनप्रीत का नाम मैं इस करके ले रहा हूं क्योंकि अकालियों के समय भी, जब अकाली गवर्नमेंट थी उस वक्त भी वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। उनके पास कौन सी घुंडी है ये मैं नहीं कह रहा, या पंजाब के जो नेता है उनका कहना है, जो कर्मचारी संघ के नेता हैं उनका यह कहना है कि मनप्रीत बादल ही अकालियों के टाइम भी वो फाइनेंस मिनिस्टर थे और कांग्रेस के वक्त भी वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और मीठी गोली ऐसी देते हैं, बाद में पता लगता है इस गोली का असर उसी सरकार पे उल्टा पड़ गया। और मुझे ये डर है, ये मैं बहुत सोच समझ कर बात कर रहा हूं कि हम कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से ये रिक्वेस्ट करते हैं जो चीफ मिनिस्टर हैं कि कम से कम मुलाजमों की आवाज को सुने, क्योंकि वहां इलेक्शन आने वाले हैं। ये ना हो कि बंटाधार किसी और ही तरह हो जाए। और ये हमारी चेतावनी भी है, उनको सजेशन भी है। हम बात कर, क्योंकि पंजाब के साथ चंडीगढ़ के जितने मुलाजम हैं उनका भविष्य भी जुड़ा हुआ है। जो ग्रेड, जो पे कमीशन पंजाब के मुलाजमों को देता है वही चंडीगढ़ के मुलाजमों पे भी लागू होता है। इसलिए चंडीगढ़ के जो मुलाजम हैं उनमें भी बहुत बेचैनी है इस 6वें पे कमीशन की रिपोर्ट को लेकर। अब हम बात करते हैं हरियाणा की। जी हां, हरियाणा के अंदर कई बहुत बड़े बड़े महकमे हैं। हरियाणा के अंदर बेचैनी है जो देखने को मिल रही है। एक तरफ तो किसानों की बेचैनी, किसानी आंदोलन पूरे मैं कहूं जोबन पे चल रहा है और पुलिस महकमा उनके पीछे पीछे, किसान आगे आगे, कभी पुलिस आगे आगे, किसान पीछे पीछे, ये चल रहा है। और कहीं सरकार आगे आगे, किसान पीछे पीछे, तो कहीं किसान आगे आगे, सरकार पीछे पीछे। ये लुकन मिची का खेल हरियाणा में चल रहा है। और इसके बीच जो पिस रहा है वो है हरियाणा के मुलाजिम, हरियाणा के कर्मचारी। आज इसी विषय पर हमने बातचीत रखी है और हमारे साथ मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, हमने बहुत रिक्वेस्ट की, उनका अपना बिजी शेड्यूल है, पूरे हरियाणा में उन्होंने घूमना होता है। आज सुबह ही हमारे रिपोर्टर से उनकी बात हुई थी और मेरी फोन पे बात हुई तो वो मान गए कि आज वो अंबाला में हैं और हमारे साथ बातचीत करेंगे। मेरी मुराद है इंदर सिंह बधाना जी, जो प्रेस सेक्रेटरी हैं हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ के, हरियाणा के प्रेस सेक्रेटरी हैं। और बता दूं स्टेट प्रेसिडेंट हैं हरियाणा रोडवेज के, जो रोडवेज की बसें चलती हैं, ना शीशा ना बारी, वाह रोडवेज तेरी ये बहुत लगती है तू प्यारी, इस तरह की बातें अब हरियाणा में होने लग गई हैं।
पहले तो पंजाब में चलती थी रोडवेज तेरी ये कहानी, रोडवेज दी लारी ना शीशा ना बारी। अब ये बातें हरियाणा में भी शुरू हो गई हैं। और हरियाणा रोडवेज के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं मेरे साथ हैं इंदर सिंह बडाना जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी वालिया साहब, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। और आपके दीप एक्सप्रेस जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनका सबका हम हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जो हरियाणा का एकमात्र कर्मचारियों का सबसे बड़ा संगठन है, उनकी तरफ से और ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन की तरफ से आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज आपने हमारे मुद्दों को समझा है, उनको उठाने का प्रयास आप कर रहे हैं लगातार। तो मैं समझता हूं कि आज के दिन जिस तरीके से जो कोरोना की महामारी है और उस महामारी के दौर में आम आदमी जहां अपनी रोजी रोटी से दो चार हो रहा है, वहां हरियाणा का कर्मचारी भी उस चक्की में पिस रहा है। तो आप जो भी आज हम चर्चा करें उसमें मुख्यतः जो जन सेवा के महकमे हैं, जन सेवा से जो सीधे जुड़े हुए हैं, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है जी, और आपका बिजली है, पानी है, परिवहन की सेवा है, ये बुनियादी सेवाएं जो हमारी है, हम समझते हैं कि आज बुनियादी सवालों पे ही उसी पे ही हम बातचीत करें। जी जी बदाना जी, आपने बहुत बड़ी बात की। हमारे साथ आज हमारे विशेषज्ञ हैं अनिल यादव जी, जो प्रोफेसर हैं और पंजाब के कॉलेज में लगे हुए हैं। आज हमारे साथ हैं अनिल यादव जी, हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपसे भी हम इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे क्योंकि हरियाणा कर्मचारी संघ के प्रधान हमारे साथ हैं, प्रेस प्रवक्ता और रोडवेज के जो प्रधान हैं। और आपकी भी दिक्कतें, जो प्रोफेसर की एजुकेशन की दिक्कत है, वो भी आज इसमें होगी, उस पर आप अपने विचार भी रखेंगे। एक चीज, जो मेन चीज हम हरियाणा की बात करें बदाना जी, और मैं जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि सैकड़ों की संख्या में जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे निवेदन है कि वो भी अपना सवाल कोई पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, हमारे को कमेंट्स कर सकते हैं। हम आपका कमेंट्स जो ठीक होगा जरूर लेंगे। बडाना जी, जैसे बदाना जी 4 लाख कर्मचारी हैं हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर जो सरकारी कर्मचारी हैं अलग अलग विभागों के अंदर जो लगे हुए हैं, लगभग 4 लाख जी, उससे 1000-2000 ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे, जिसमें से मुझे बताते हुए कई बार अचंभा भी होता है, जिसमें 40% यानी कि 1.5 लाख के करीब, लगभग 1.5 लाख कच्चे मुलाजिम जी, कच्चे मुलाजिम के, जिनको किसी को 10,000 रुपये रखा हुआ है, किसी को 15,000 रुपये, किसी को 9,000 रुपये, किसी को 8,000 जी, बहुत बड़ा शोषण है। और ये एक आपके शब्दों में ये कहना कि ये कि कर्मचारियों का बहुत बड़ा शोषण है, हम इस पे बातचीत करेंगे। इसके साथ ही जो संविधान ने हमें मूलभूत सुविधाएं दी हैं जी, जैसे शिक्षा है, पानी का है, पानी की निकासी का है, इस तरह की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन महकमों को हम पहले लेंगे जी, हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आज हमारी जो मुलाकात हुई थी उसमें आपने एक बात कही थी कि 15 जुलाई को एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल कोई हो रही है। हड़ताल नहीं है जी, क्या है वो? राष्ट्रव्यापी जो है विरोध प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन है, ना कि हड़ताल जी जी। प्रतिरोध दिवस के रूप में 15 जुलाई को हम जो है पूरे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जितने भी स्टेट गवर्नमेंट से जुड़े हुए कर्मचारी हैं जी, वो प्रतिरोध ये मनाएंगे और ये सरकार को हम ये दिखाएंगे कि भी हमारी जो बुनियादी सेवाएं हैं जी, जो जनता से सीधे जुड़े हुए जो सरोकार रखने वाले जो विभाग हैं, तो उनके जो आप लगातार निजीकरण की तरफ उनको धकेल रहे हो, बड़े पूंजी के हाथों आप उनको दे रहे हो, तो पूंजी का जो भी मालिक होगा वो जो पूंजी लगाएगा मुनाफे के लिए लगाएगा। पूंजी हमेशा मुनाफा आधारित काम करती है और जो जन सेवा है वो जन सेवा मुनाफा आधारित व्यवस्था पे नहीं चल सकती। इसलिए हम कहना चाहते हैं, आज स्वास्थ्य के ढांचे की यदि हम बात करें, नहीं बदाना जी, एक चीज मैं यहाँ आपसे मैं पूछना चाहूंगा, हमारे व्यूअर्स भी जो देश विदेश में ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये जो आपने कहा कि जो प्रतिरोध हम ये
प्रतिरोध दिवस आप जी, मना रहे हो, जी। हड़ताल का नाम नहीं दे नहीं, रहे इसको। जी, जी, जी। और इसके अंदर आप कश्मीर कन्या से लेकर कन्याकुमारी तक की बात कर जी, रहे हो। जी, आप हरियाणा से ये क्या ऑल इंडिया लेवल का है जी, आपका? ऑल इंडिया का जी, अखिल भारतीय राज्य सरकारी जो हमारी फेडरेशन है, जी, उससे हम जुड़े हुए हैं। हरियाणा में आपकी जो हरियाणा की संस्था है, जी, 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 ये वो हाँ जी, जो ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन से जुड़ी हुई है। क्या अच्छा अच्छा। जी, जो पूरे मतलब अखिल भारतीय सत्र पे वो पूरे हिंदुस्तान में हमारी संस्था है। बहुत बड़ी बात है कि जो इनकी हरियाणा की संस्था है, जो ये ऑल इंडिया लेवल की संस्था के साथ, सीटू के साथ आप जुड़े हुए जी, हो, तो उसका ऑल इंडिया लेवल पे जो प्रदर्शन हो रहा है, यस, उसके बारे पहले आप बता रहे हैं, जी। ये क्या रीजन है, क्यों हो रहा है? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि 15 जुलाई से पहले हमने 25 जून को भी पूरे अपने हरियाणा में जी, सिर्फ स्वास्थ्य की सेवाओं को लेके जी, विरोध हमने दर्ज करवाया था अपना, और सभी उपायुक्त कार्यालयों पे हमने 2 घंटे प्रोटेस्ट करके धरना दिया, और उसके बाद ज्ञापन सरकार को भेजा, मुख्यमंत्री के नाम और प्रधानमंत्री के नाम। जी, तो हम ये कह रहे हैं कि आज जो महामारी है, कोरोना की पहली लहर आई, उसमें सभी संस्थान बंद हुए, जी, और उन संस्थानों के बंद होने से जो राजस्व का नुकसान हुआ, हरियाणा में हरियाणा के कर्मचारी ने पहली जो वेव आई उसमें 100 करोड़ से ज्यादा जो है सरकार को आर्थिक मदद की। अलग से हमने जो किया प्रवासी मजदूरों के लिए जो किया वो अलग है, लेकिन यदि ट्रेजरी की हम बात करें, सरकारी के आंकड़े की बात करें, 100 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी का जो पैसा था वो हमने कोरोना की पहली वेव में सरकार को दिया, कर्मचारियों ने जी। 100 करोड़ रुपए? यस, यस, हरियाणा सरकार की सिर्फ बात कर रहे हैं, सिर्फ हरियाणा सरकार की मदद की कर्मचारियों ने, जी, आपका जी, ये कहना है? जी, जी, बहुत बड़ी बात है। जिसमें हमारे कुछ कर्मचारी जो थे वो 5% की भी उनमें कम से कम न्यूनतम मदद है, जी, और पूरी एक मंथ सैलरी, जी, 1 महीने की तनख्वाह भी लोगों ने इसमें दान के रूप में दी है। एक और चीज बदाना जी, बहुत बड़ी आपने बात की है, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ अनिल जी इनको, बात आपकी पूरी मैं करूंगा कि देखिए कोरोना काल के अंदर लोगों ने बहुत मदद की, यहां तक भी देखने को आया कि हर एक लोगों ने अपने हिसाब से मदद की, कि सरकार ने किसी ने 2 केले या संतरा या माल्टा भी किसी को दिया, उसकी भी बड़ी बड़ी फोटोएं छाप दी जी, कि जी उसको भी इनाम दे दिया कि भाई ये कोरोना के वॉरियर हैं, ये जी वो जी, जी। जी, जी, कहीं तो असलियत में थे, कहीं साथ में ऐसे भी हमारे पास है, मैं प्रूफ के साथ बात करता हूं, ऐसे बात नहीं करता। किसी ने 2 केले भी दिए, उसकी भी बहुत बड़ी फोटो छप गई कि ये तो वो बहुत सेवादार है, और इसे डीसी साहब सम्मानित करेंगे, इसको फलाना सम्मानित करेगा। और कर्मचारियों ने 100 करोड़ रुपए की हरियाणा सरकार की मदद की, लेकिन किसी शायद नहीं, कहीं नहीं आया, कोई फोटो हमने नहीं, कोई फोटो नहीं आई, किसी ने कोई बात नहीं एडवर्टाइज भी की, नहीं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई, किसी ने कवदंती के तौर पर किसी टीवी पे या कहीं किसी मिनिस्टर ने शायद थैंक्स करने की भी नहीं बात जी। तो ये देखिए, थैंक्स तो छोड़ो जी, अब जो है मुख्यमंत्री जो हमारे मनोहर लाल जी खट्टर साहब है, माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने ये हमारा जो डीए है वो पिछले 18 महीने से बंद किया हुआ है। जो पहली लहर आई थी उस समय से डीए बंद कर दिया। डीए फ्रीज करने के साथ साथ हमारी पिछली सरकारों से आंदोलन के दम पे हमने एलटीसी की सुविधा ली थी, वो एलटीसी बंद कर दी। और अभी आप देख के मतलब आंकड़ों की यदि हम बात करें तो हैरान हो जाएंगे कि पिछले जो है 18 महीने में जिसका बेसिक पे मूल वेतन जिसका है 50,000 है, उसको भी 72,000 रुपए का नुकसान जो अब तक हो चुका है। और इसी तरीके से जो रिटायर हुए हैं, अभी 30 जून को जो रिटायर हुए हैं, उनको रिटायरमेंट पे लिव इन कैशमेंट ग्रेजुटी जो मिलती है, लगभग 2.5 जो है लाख रुपए का प्रति व्यक्ति नुकसान हो चुका है। इस तरीके से हम ये यदि देखें तो सरकार हमारे 2,500 करोड़ से मतलब जो है वो हड़प चुकी है। चलिए, ये तो 100 करोड़ जो हमने दिया वो अलग से है, उसके साथ साथ इस पे भी हमारा तर्क ये था, बातचीत की है मुख्यमंत्री ने कटौती के बाद, यदि कटौती से पहले करते तो हो सकता है हमारा सुझाव कुछ अलग होता,
कोई और सुझाव हमारा होता। कटौती के बाद जब मुख्यमंत्री जी ने सर्व कर्मचारी संघ के डेलीगेशन को बुलाया, क्योंकि जो हमारी कोर कमेटी है उसके 7 मेंबर हैं, उसका 1 मेंबर मैं भी, तो जी, और मुख्यमंत्री से टाइम टाइम पे जैसे भी सरकार के जो भी प्रतिनिधि होते हैं उनसे हमारी बातचीत होती रहती है। तो हमने ये कहा कि आज जो 1.5 लाख के करीब से ज्यादा हमारा जो कच्चा कर्मचारी है, जिसपे सरकार को सर्विस चार्जेस ठेकेदारों को देने होते हैं, और उसमें 18% जो जीएसटी वगैरह है वो 18% से लेके 23% तक वो सरकार जो है वैसे ही किसी ठेकेदार को जा रहा है। तो हम जो कह रहे हैं कि यदि सरकार सीधे विभाग के पेरोल पे उन 1.5 लाख कर्मचारियों को ले ले, तो मैं समझता हूं ये जो है करोड़ों रुपया सरकार का बचाया जा सकता है। एक चीज जो आपने कही जी कि सरकार ने जो आपके रोके जो डीए की किस्तें या जो भी आपने जैसे बताया, और सरकार ने आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जी, आपको बाद में बताया, पहले बात नहीं की जी जी, कटौती के बाद आपसे बात की, तो आपका क्या रिएक्शन रहा आपकी यूनियन का? नहीं, अभी रिएक्शन तो ये था, देखो ऐसा है क्योंकि ऐसे मौकों पे, क्यों महामारी का समय है और हम नहीं चाहते कोई ऐसा वो हमारी नेगेटिविटी जनता के बीच में जाए जी, क्योंकि हम जनता के सेवक हैं, सीधे रूप से जनता को सेवा देने के लिए हम हैं जी। तो इसलिए हमने ये महसूस किया कि भी जैसे महामारी का जो प्रकोप है वो ठीक होगा, कम होगा, तो सरकार स्वेच्छा से जैसे उसने बंद किया है वैसे ही उसको दोबारा से चालू करेगी। ये तो बहुत आपका एक बड़प्पन है, बहुत अच्छी बात है। इस कोरोना महामारी में आम पब्लिक की मदद करनी चाहिए। देखिए हमारे सरकारी कर्मचारियों ने भी 100 करोड़ का तो सीधा इन्होंने डोनेशन दिया, उसके बाद भी करोड़ों रुपए आपके हिसाब से जो बनते हैं वो सरकार का आपने सहायता की, और सरकार ने चाहे बगैर पूछे आपसे कटौती की, लेकिन आप उससे भी संतुष्ट हैं कि इस महामारी के काल में सरकार की मदद करनी चाहिए। मैं अनिल जी आपकी तरफ आता हुआ, अनिल जी इन्होंने जो बात की कोरोना महामारी के दौरान जो हुआ, और 100 करोड़ रुपए हमारे सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने सरकार को कोरोना में मदद भी की, इसके बारे में आप क्या कहें? सर जैसे इन्होंने बताया, पहले तो मैं जो हमारे दर्शक हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे साथ जो देश विदेश में हमारे साथ जो साथी हैं वो जुड़े हुए हैं और अपना जो विचार है वो कमेंट के जरिए दे रहे हैं, और आपने ये जो पहल करी है, हमारे जो टीम है इसके साथ लगातार जो कार्यरत है और आगे नए नए प्रोग्राम भी ला रही है। तो मैं आपकी बात पे आता हूँ। जैसे सरकारी कर्मचारी, अभी हमारे इंद्रजीत जी ने कहा कि जो सरकारी कर्मचारी है उन्होंने मतलब वैसे भी इन्होंने पैसे लोगों तक पहुंचाए, उनकी हेल्प करी, साथ में कह रहे जैसे टीए, इनका जो डीए उसमें से भी कई कटौतियां की हैं, ये तो है सर। लेकिन आजकल ज्यादातर क्या कर रहे हैं लोग, मैंने भी देखा है कि कोरोना काल में जैसे अभी आपने कहा कि 2 केले या संतरे देकर भी फोटोएं खिंचा रहे हैं। देखो सर, ये लोगों की उनकी मानसिक जो बीमारी हम कह सकते हैं ये है। यहाँ तक तो जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, चाहे सरकारी कर्मचारी हो चाहे संस्था वाले हैं, कर रहे हैं, तो कर भी रहे हैं, उनको देखो, उनको उनके उत्साह को बढ़ाना चाहिए सरकार को। देखो धन्यवाद कहने से या उनकी अच्छी उनका बड़प्पन जाहिर करने से कुछ नहीं होता, मतलब कुछ जाएगा नहीं, लेकिन ये है कि उनको एक अच्छी भावना पैदा होगी। चलिए बहुत अच्छी बात है। अनिल जी ने जैसे बताया कि उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, आम पब्लिक को भी अप्रिशिएट करना चाहिए सरकारी कर्मचारियों को, कि देखिए सरकारी कर्मचारी 24 घंटे की ड्यूटी पे होता है, डीसी साहब कहीं भी उनकी ड्यूटी लगा दें उसे पाबंद होना पड़ता है। और कोरोना काल में तो हर एक विभाग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और इस महामारी में कई हमारे साथियों की जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे उनकी जान भी चली गई। 300 लोगों की जान, 300 लगभग 300 लोगों की जान, जो मेरे पास 318 लोगों का आंकड़ा है, आप ठीक कह रहे हो, लगभग 300 लोगों की उसमें जान भी गई। चलो ये तो थी कोरोना महामारी की बात। अब हम अपने दूसरे मुद्दे पर आते हुए कर्मचारियों की जो बात है, आपने बताया कि 15 को एक रोज प्रदर्शन भी हो रहा है, जिसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप डीसी को विज्ञापन, खंड स्तर पे जी, ब्लॉक लेवल पे, चाहे वहां एसडीएम बैठा है, तहसीलदार है या जो भी बैठा है, उसको आप विज्ञापन देंगे।
ये तो एक सेंट्रल सरकार को जगाने की बात हुई कि आप सेंटर को, मोदी सरकार को आप जी। जगाएंगे। जी। अगर आपके हिसाब से अगर वो आपकी नहीं सुन रही जी। तो जगाएंगे। जी। अब मैं एक चीज और, क्योंकि आप सर्व कर्मचारी संघ के प्रेस प्रवक्ता हो, जी। इसके अंदर मैं एक दो बातें आपसे करनी चाहूंगा। जी। जैसे हमारा स्वास्थ्य विभाग, कोरोना काल की हम जी, बात करें, जी। कोरोना के अंदर स्वास्थ्य विभाग की सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी, अहम अहम, और जी। उन्होंने बढ़ चढ़कर, देखिए हमारे कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी दिन रात ड्यूटी दी। जी। और मैं अपने व्यूअर्स को ये बता दूं कि हरियाणा के अंदर स्वास्थ्य विभाग के, आपको पता है कितने कर्मचारी हैं? वैसे आप तो ज्ञान जानते ही होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए, अगर मैं ठीक हूं तो यस कर देना, जी, जी। कि लगभग 34,000 कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग में पूरे हरियाणा के अंदर। जी। और इनमें से, दुरुस्त करो जी। हाँ जी, कितने हैं? 32 32,000, 34 नहीं, 32,000, 32,000 टोटल जो हैं वो कर्मचारी हैं हरियाणा के अंदर स्वास्थ्य विभाग में। और इनमें से 24,000 कच्चे हैं, ये जी, ठीक है आंकड़ा? बिल्कुल जी, बिल्कुल। जिसमें से 32,000 में से 24,000 कच्चे मुलाजम हैं, जिनको हम डेली बेसिस कह देते हैं, या उक्का चुक्का, ले भाई ये दुकान है, इतने तुझे मिलेंगे, जी, नहीं बिल्कुल देंगे। बिल्कुल, ठेकेदार लूट रहे हैं। ठेकेदारी प्रथा। और सिर्फ 8,000 कर्मचारी ही ऐसे हैं जिनको परमात्मा की दया से, जो पक्के हैं और जिनको पूरी तनख्वाह मिलती है। सरकार की दया से जी, सरकार की दया से, उसमें भी प्रभु की दया आ गई। सरकार के रहमो करम पे हाँ, जी। सरकार के रहमो करम पे हैं, जी। या हम कहें कि हमारे खट्टर साहब, जी, जी, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री की, जी। खट्टर साहब की दया दृष्टि पे दृष्टि। वो काम कर रहे हैं। सिर्फ 8,000 मुलाजम हैं। जी। जबकि एक ये हमने और भी कहीं देखा था, पढ़ा था, सुना था कि जो डॉक्टरों की वो है, वो आप बताएंगे? जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरे उसके साथ बताएंगे जी। और जो है इस पे थोड़ा डिटेल में, क्योंकि आपके पास पूरा आंकड़े हैं यस, इसके। बिल्कुल पूरी पूरी डिटेल से बताएंगे जी। जी। तो जो सेकंड वेव जो आई, जी। और उसमें जो हमारे, क्योंकि जनता के अलग अलग हिस्से, जी। चाहे वो किसान है, मजदूर है, छात्र है, नौजवान है, हम्म। बेरोजगार जो भी है, महिला है, तो उन्होंने सेकंड वेव में जिस तरीके से अफरा तफरी हुई, जी। और उसमें वेंटिलेटर की कमी, ऑक्सीजन की कमी, और आपने देखा होगा जो पहली लहर थी, पहली जी। लहर में सब कुछ बंद था, सिर्फ सरकारी दायरा खुला था, जी। सरकारी हॉस्पिटल ही खुले थे। और उस टाइम पे कोरोना वॉरियर्स का मतलब वो दे रहे थे। और हमारे यहाँ तो हरियाणा की यदि हम बात करें, तो जो सफाई का कर्मचारी है, जो हेल्थ में लगा हुआ है, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी की जो स्कीम है उसके तहत प्रशस्ति पत्र दिए गए जी। और प्रशस्ति पत्र देने के बावजूद अब जो है जिस तरीके से जो ठेकेदार जो है, ठेकेदार, हालांकि पिछली जो सरकार थी, कांग्रेस सरकार हुड्डा के नेतृत्व में जी, उस समय पे भी, और जो वर्तमान सरकार मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में जो चल रही है, इस समय में भी हमने अपने आंदोलन के दम पे जो है ये सरकारों से चिट्ठी निकलवाई कि भी कच्चा कर्मचारी यदि ठेकेदार बदल जाता है तो वो कच्चा कर्मचारी हटाया नहीं जाएगा। परंतु बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि आज हम अंबाला में बैठे हैं और अंबाला का एक हैवी वेट जी जो है मंत्री, जो अपने आप को गब्बर कहता है, वो गब्बर साहब जो है, उनकी चिट्ठी, उनके सिग्नेचर हैं, वो भी अंबाला में लागू नहीं हो रही। बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं। नहीं, आपने क्या कहा कि हरियाणा के जो मंत्री हैं जी, मैं सीधा नाम आपके, हाँ, अनिल विज जी, अनिल विज जी, उन्होंने कर्मचारियों की बात सुनते हुए ऑर्डर पास कर दिया। बिल्कुल जी, लेकिन नीचे ऑर्डर पास नहीं हो रहा, नहीं लागू हो रहा, धरातल पे वो लागू नहीं हो रहा। देखिए कितनी बड़ी बात ये कह रहे हैं, ये हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ के प्रेस प्रवक्ता हैं, इनका ये कहना है कि माननीय अनिल विज जी ने ऑर्डर पास कर दिए हैं कोई कर्मचारियों के जी, जैसा आपका कहना जी, है जी, जी, कि उनको पक्के करने के। नहीं, पक्के नहीं है, मतलब ठेकेदार बदलता है तो कर्मचारी पुराने वाले हटा दिए जाते हैं, नए लगा लिए जाते हैं अपने, और वो भी उसमें भी शोषण है, बहुत सारे लोगों से रिश्वत भी मांगी जा रही है। बिल्कुल, ऐसे आए हैं तथ्य सामने जी, ठीक। और एक मामला तो हमारे सामने ऐसा भी आया है कि ITI में हमारी जो पूरे प्रदेश की
जो कौशल विकास के नाम से सरकार ढिंढोरा पीट रही है, बहुत बड़ा एक प्रदर्शन उस पर कर रही है। हम ये कह रहे हैं ITI में हरियाणा में हमने ये बिल्कुल प्रमाण के साथ ठेकेदार के पास जो कच्चा कर्मचारी है, चाहे वो PN है, चौकीदार है, माली है, जो 4th क्लास के तौर पे लगा हुआ है, या जो है कंप्यूटर ऑपरेटर है, और जो उस पे वो कर रहे हैं, उन सब के बैंक की पासबुक और ATM कार्ड वो ठेकेदार के पास मिले। बहुत बड़ी बात है और सरकार को इस ओर तुरंत ध्यान देना चाहिए। मुझे तो एक बात जो दोबारा कटोच रही है, मैं दोबारा आपसे बात कर रहा हूं कि माननीय गृह मंत्री अनिल विज जी ने ऑर्डर पास कर दिए कच्चे कर्मचारियों की कुछ मांगों को लेकर उनकी फेवर के अंदर। बहुत बड़ा बात है, हम उनको सल्यूट भी करते हैं, लेकिन उनके नीचे जो उनके ऑर्डर जब नीचे गए सरकारी अफसरों के पास, सेक्रेटरीएट के अंदर फाइल गई, मैं तो यही कहूंगा ना, वहां दब के रह गई। अगर अनिल विज जी, वैसे तो ये प्रोग्राम हमारा सरकार देखती ही है और खुफिया तंत्र भी ये हमारे प्रोग्राम देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोग भी देखते हो, तो मैं कर्मचारियों की तरफ से, अपने भाइयों की तरफ से ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अनिल विज जी ने इतना बड़ा स्टेप लिया है, इनकी सुनी है और ऑर्डर पास कर दिए हैं, नीचे किस कर्मचारी ने, वो किस अधिकारी ने, मैं अधिकारी कहूंगा, कर्मचारी तो बेचारे जो अधिकारी ऑर्डर देंगे, आदेश देंगे वही करेंगे, किस अधिकारी ने फाइलें दबा रखी हैं, इस ओर तुरंत ध्यान दें और इनकी जो उचित मांग मानी गई है, अनिल विज जी ने मांग इनकी मानी है, उसे लागू करो। वालिया जी, मैं ये कह रहा हूं, सार्वजनिक तौर पे अनिल विज जी ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है इस मामले में कि भी मैंने जो ऑर्डर पास किए हैं वो लागू नहीं हो रहे, आप हस्तक्षेप करो। परंतु जो हमारा जो ये तंत्र है ना, जिसको सिस्टम हम बोलते हैं, इस सिस्टम में इतनी खामियां हैं, वो जो ठेकेदार है, आप या मैं जो भी हैं, जी हमारे में से ही है, ठीक कह रहे हो आप, बहुत बड़ी बात है। तो वो जो है वो इतने हैवी वेट हैं कि सरकार को भी दत्ता बताते हैं। अच्छा जी, और वो ये कहते हैं कि हमारे से चलेगा, जो हम करेंगे वो करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों हम जो हेल्थ के कच्चे कर्मचारी हैं उनका प्रदर्शन लेके, जो पंचकुला में इनके डायरेक्टर बैठते हैं, मैडम है वो, तो उनके पास गए, उस बातचीत में मैं भी शामिल था, नेगोशिएशन हुई और उसमें मैडम ने बिल्कुल एक 22 के 22 जिलों में हमारे प्रदेश के CMO के पास हमारे सामने ओपन बिल्कुल उससे स्पीकर से फोन किया और सबसे CMO से ये कहा कि कोई भी कच्चा कर्मचारी जो पुराना है वो हटाएगा नहीं, क्योंकि पिछले दिनों जो फूल की वर्षा उन पे की गई, कोरोना वॉरियर्स उनको बोला गया और विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने काम किया, बावजूद इसके मतलब उनको अप्रिशिएट करने की बजाय आज उनको बाहर निकाला जा रहा है। और हम ये कह रहे हैं, सर्व कर्मचारी संघ के तौर पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूं, हम ये कह रहे हैं कि जो अनुभवी हैं कर्मचारी, उनके अनुभव का लाभ जनता को मिल सकता है। यदि पुराने को हटाकर दोबारा नए को लगाएंगे तो दोबारा से फिर उसको फिर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। आपकी बहुत बड़ी बात है अनिल जी। मैं फिर एक बार अपने व्यूअर्स जो उन्होंने लेट ये प्रोग्राम देखा हो उनके लिए बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग जो हरियाणा का है उसमें कुल 32,000 लोग हमारे कर्मचारी काम करते हैं और बड़े और अचंभे के साथ मैं आपको ये न्यूज दे रहा हूं, शायद आप जानते भी होंगे लेकिन ज्यादातर मेरी तरह शायद ना जानते हो, 32,000 में से 24,000 एम्प्लॉइज कच्चे हैं जिनको जब जी चाहे ठेकेदार उनको बदल देता है। यही कहना है आपका? जी 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 जी। बहुत 14,000 जो है NHM के तहत लगा हुआ कर्मचारी, 14,000 इनमें से NHM एक स्कीम है, नेशनल हेल्थ मिशन। पहले उसके भी नाम 3 बदले गए हैं, पहले NRHM था, ग्रामीण क्षेत्र में था वो, लेकिन अब जो है वो NHM कर दिया है। तो जो है नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 14,000 ऐसा कर्मचारी है जो कच्चा है और वर्षों से पिछले कांग्रेस सरकार के समय से अब तक जो है वो सेवारत है। मतलब ये पुरानी रीति चली आ रही है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, कर्मचारी पिसता ही पिसता है, आपका ये कहना है। और अब अपोजिशन भी बड़ी बड़ी बातें करती है, हम आएंगे हम पक्का कर देंगे। जब भाजपा थी ये भी यही कहती थी हम पक्का कर देंगे। चलिए पक्का कौन करता है ये तो समय बताएगा। लेकिन एक चीज जो है आपने कही कि अंबाला के जो मिनिस्टर हैं हरियाणा के अनिल विज जी, उन्होंने कोई ऑर्डर पास किया है कर्मचारियों के हक में, लेकिन नीचे उनके अधिकारियों ने वो रोक रखी है, फाइल
वो नहीं निकाले। नहीं, अधिकारियों ने नहीं रोक रखी। हाँ, वो जो ठेकेदार इतने हैवी वेट हैं कि सरकार को भी नहीं सुन रहे, सरकार की भी वो मतलब अच्छा, जो ठेकेदार हैं जी, ठेकेदार भी तो हम लोगों ने नहीं रखे हैं। ठेकेदार भी मतलब देखो ठेकेदार ऊपर से तो नहीं गिरे प्रधान जी, ये जो है ना, ठेकेदार भी तो ये सरकार ने ही रखे हैं। ये सरकार का दोहरे चरित्र को दिखाता है, हाँ, दोहरा मापदंड है। ठीक। उधर ठेकेदार को थापी दे देते हैं, इधर हमारे जो आते हैं हमें कुछ करने के लिए कोई चिट्ठी जारी कर देते हैं, और धरातल पे वो चिट्ठी लागू नहीं होती। तो ये दोहरा मापदंड है। इस दोहरे मापदंड से सरकार बाहर निकले और जो बुनियादी सेवा है, सरकार जो जनता को उस कमिटमेंट के साथ जिसके साथ वो आए थे जी। वो लागू करे, हम ये कहना चाहते हैं। आप अनिल जी इस बारे आधे मिनट में कोई क्या बात रखें? सर आधे मिनट में तो मुझे नहीं लगता नहीं, हाँ, आप बात रखिए। जैसे अभी सर ने कहा कि जो कर्मचारी, जो मतलब नया ठेकेदार जब अपॉइंट होता है तो वो अपने हिसाब से अपने बंदे रखता है, पुरानों को हटा देता है। ये गलत है, इसके मैं इनके साथ हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है सर, जैसे हम ये कह देते हैं ना, जो कर्मचारी लगा है वो कंटिन्यू लगा रहेगा, तो ऐसे में मैंने 2-4 जगह देखा है, अपने डिपार्टमेंट में देखा है, तो वो काम करना छोड़ देते हैं। मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, एज अ प्रोफेसर हूँ मैं। हम भी इंटरव्यू देते थे तो वहां डर लगा होता था, अच्छा काम करो नहीं तो अगली बार हटा देंगे। लेकिन जब उनको क्या करा कि कह रहे अब इनको हटाया नहीं जाएगा, अब ये कंटिन्यू रहेंगे। अब वहां डर क्या, वो आते हैं सिग्नेचर करके चले जाते हैं। बच्चों से हमने बात भी करी तो कहते हैं सर हमें तो कुछ कराते नहीं है। मैं इसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ। अगर इसमें है कि उन्हें जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको रखो। अगर कहीं जैसे कई क्या होते हैं, वो आराम आते हैं सिग्नेचर करके चले जाते हैं, वर्क नहीं करते, तो ऐसे लोगों को नहीं रखना चाहिए। सर आप मेरी इसके बारे आप क्या कहें? मैं ये कह रहा हूँ, देखिए इस बारे हम ये कह रहे हैं हाँ जी, कि जी जिस तरीके से यदि किसी ऐसे उस वातावरण से कोई गुजरता है यस जी, तो हम ये कह रहे हैं कि जो गलती पे होता है वो उसकी सजा उसको जरूर मिलनी चाहिए जी। यदि कोई काम में हेराफेरी करता है, कोई कोताही बरतता है, क्योंकि वो सीधे डायरेक्ट रूप से हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। तो हम ये कह रहे हैं यदि कोई ऐसी बात है, काम में लापरवाही कहीं नजर आती है, तो जाहिर तौर पे उसको मतलब एक तरह से इंक्वायरी करके, वैसे नहीं है कि भाई मैंने कह दिया जी फला आदमी काम नहीं करता तो उसको निकाल दो, लेकिन उसके प्रोग्रेस को देखो। प्रोग्रेस के आधार पे यदि उसको कहीं खामी पाती है, गलती पाती है, तो हम भी कहते हैं खुद यदि कोई गलती पे है तो इंक्वायरी करके उसको निकाल दिया जाए। हमें कोई इसमें प्रधान जी ऐसा है कि अगर 100 मुलाजिम में से 1-2 ऐसा निकल भी जाता है, नहीं सभी ऐसे नहीं होते काम कर। हर एक आदमी को काम चाहिए जी। हर एक को ये पता है कि काम करूंगा भाई तभी मुझे रखा जाएगा। और सरकारी कर्मचारी जो पक्के हैं उनको भी काम करना पड़ता है। ये तो 1-2 तो देखिए हर एक जगह ऐसा कहीं ना कहीं निकलते हैं, अपवाद होता है, वो कोई मौका मिल जाता है। प्रधान जी तो 99% जो हमारे बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहे हैं। एक चीज ये तो हमने थोड़ी स्वास्थ्य विभाग की बात की कि इसमें ना जी वो जो आंकड़े की बात हम कर रहे थे, हाँ, वो बात हमारी अभी रहती है। हाँ प्लीज आप जी 2 मिनट में करें। जी बिल्कुल मैं 2 मिनट ही लगाऊंगा। जो हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO जिसको हम बोलते हैं, उसके जो हमारे मानक हैं जी, पैमाने जिसको हम बोलते हैं, उनके अनुसार 5000 की आबादी पे एक उप स्वास्थ्य केंद्र जी ये होना चाहिए और 30,000 की आबादी पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिसको हम PHC बोलते हैं। ठीक है। और जो है ये जो है PHC जो हमारी है 80,000 से 1,20,000 की आबादी पे एक सामुदायिक जो है एक केंद्र होना चाहिए। हाँ, CHC जिसको बोलते हैं, ये होना चाहिए। फिलहाल हमारे पास जो है 2667 जो है उप स्वास्थ्य केंद्र है, 532 स्वास्थ्य केंद्र है और 128 CHC जिसको सामुदायिक केंद्र हम बोलते हैं वो है। यदि हम टोटल इसकी आबादी के अनुसार जरूरतों के हिसाब से तो 634 उप स्वास्थ्य केंद्र, 81 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 53 स्वास्थ्य जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिसको CHC बोलते हैं, वो हमारी कमी है वर्तमान। और जिस तरीके से एक CHC में 6 डॉक्टर विशेष तो हमारे होने चाहिए, जिसमें एक सर्जन है, स्त्री रोग विशेषज्ञ है, एक फिजिशियन है, शिशु जो बच्चों का डॉक्टर जिसको हम बोलते हैं रोग विशेषज्ञ, एक हड्डी का और एक बेहोशी देने वाला। तो ये जो है
इसके हिसाब से वर्तमान आबादी के अनुसार जो हमारे 714 स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं वो होने चाहिए, लेकिन हमारे पास 27 है मात्र। 714 होने चाहिए, 714 की जगह हमारे पास स्पेशलिस्ट जो है 27 डॉक्टर हैं। 27 डॉक्टर हैं प्रदेश में। देखिए ये आंकड़े 687 जो है वो स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है। 687 डॉक्टर जी आपके हिसाब से। देखिए ये आंकड़ा जो हमें हमारे प्रधान जी ने इंदर सिंह बादियान जी बता रहे हैं, इनकी तरफ से दिया गया ये आंकड़ा है। ये कह रहे हैं कि स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की जो पूरे हरियाणा में जरूरत है वो कितनी है जी? 417 नहीं, 687 687 डॉक्टरों की, लगभग 700 डॉक्टर चाहिए हरियाणा में, जो स्वास्थ्य विभाग में चाहिए, और सिर्फ 27 हैं। आपका ये कहना? जी जी, सिर्फ 27 डॉक्टर हैं 687 डॉक्टरों की जगह। सिर्फ ओनली 27 डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट हैं अपने उसमें, वो हैं, इतनी कमी है। और अब आप देख लीजिए 3 करोड़ की आबादी में सिर्फ 27, 90% से ज्यादा पद हैं जो खाली पड़े। 90% से ज्यादा डॉक्टरों के पद इनका कहना है कि खाली पड़े हैं। अगर इनकी ये बात में सच्चाई है तो हरियाणा सरकार क्या कर रही है, हम लोग क्या कर रहे हैं? अब कोरोना की सेकंड जो आई थी वेव, इसके अंदर बीच में आप बात करते हुए शायद दूसरी तरफ हम चले गए थे। जो पहली कोरोना की लहर आई उसके अंदर सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल खुले थे, सब कुछ बंद था। लेकिन जो दूसरी कोरोना की लहर आई उसके अंदर प्राइवेट भी डॉक्टरों ने के हॉस्पिटल भी खोल दिए, और काफी कुछ उसके अंदर गवर्नमेंट ने खोल दिया था कि पेशेंट्स को कमी या तंगी ना आए। इसको आप किस नजरिए से देखते? देखिए ऐसा है कि जो सेकंड वेव में पूरे सिस्टम को इन्होंने खोल दिया जी, और उसमें जो किल्लत हुई उसकी जो मैं कह सकता हूं कालाबाजारी, और उसमें कालाबाजारी में 5 रुपए की चीज 50 रुपए में जो खरीदी और बेची गई, जो वो खरीद फरोख्त हुई, उसमें बीच में जो बिचौलिए थे वो सरकार के ही हम कह सकते हैं वो इशारे पे चलने वाले कुछ चंद लोग थे। अदरवाइज तो बहुत सारी संस्थाएं। नहीं, आप ये कैसे कह सकते हो? कुछ है आपके पास के सरकार के ही वो नुमाइंदे थे या कैसे नहीं थे? सरकार, देखिए ऐसा है कि कई जगह पे, जैसे आप दीप एक्सप्रेस चैनल के प्रमुख हैं, यदि आपने किसी अपने मित्र के लिए, दोस्त के लिए, रिश्तेदार के लिए कहीं भी किसी डॉक्टर के पास, किसी हॉस्पिटल में, बहुत सारे लोग हमारे पास भी आए कि जी कोई जानकारी है तो हमें एक बेड चाहिए, एडमिट करवा दो जी। तो ऐसे में मतलब जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे उन्होंने जो है बहुत सारी जगह ऐसी पाई गई हैं कि बेड खाली होने के बावजूद भी ये कह दिया जी हमारे पास बेड खाली नहीं है। बेड खाली नहीं है क्योंकि अपने उसको जो है राजस्व को बढ़ाने के लिए, अपने जो है इनकम को बढ़ाने के लिए, इस तरीके से बहुत सारी जगह, क्योंकि कई जगह तो प्रमाणिक तौर पे सार्वजनिक उनके वो भी आए हैं, और कई सोशल मीडिया पे हमने वीडियो भी देखे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो ये कह रहे हैं कि जी वेंटिलेटर भी है, बेड भी है, ऑक्सीजन भी है, परंतु हमें दिया नहीं जा रहा। अगर दिया जा रहा है तो दिया जा रहा है तो चार्जेस उसके एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं, कई 3-4 गुना ज्यादा लिए जा रहे हैं। और एक चीज और बताऊं, हरियाणा के स्पीकर गुप्ता जी ने तो पंचकुला के एक जो हॉस्पिटल था बड़ा, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उस पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं, और कई जगह ऐसी बातें हुई भी। लेकिन अमूमन ये रहा कि सेकंड वेव के अंदर लोगों का पसीना कोरोना ने तो जो करना था करा ही, लेकिन कई जगह कालाबाजारी लोगों के पसीने निकाल दिए, और खुदा ना करे निकाल दिए जी, जान भी लिए, जाने लिए, बिल्कुल वो बचाए जा सकते थे, लेकिन लाखों लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इस कमी के वजह से मरे हैं। एक दिन के 25,000 ले रहे जी, 25,000 और वो भी सिर्फ आके पेशेंट को देखते। मेरे बहुत करीबी है, मैं नाम नहीं बताना चाहता, मुझे पता लगा था वो एक दिन के 25,000 रुपए दे रहे थे, और यहाँ तक कि डॉक्टर ले रहा था, आने की फीस ले रहा था। आपके करीबी डॉक्टर थे? नहीं, करीबी में जो इलाज करा रहे थे वो मेरे करीबी थे, डॉक्टर थे। उन्होंने क्या करा कि किसी और के पीजी में, यानी घर के अंदर वो इलाज करते थे, वो आने के
उस घर के जो मालिक होगा उसके साथ सेटलमेंट होगी। 18,000 खुद लेते थे, बाकी उसे देते होंगे, और वो जो घर दे रहा था कह रहा है जी हम ना फ्री में दे रहे हैं। तो ऐसे ऐसे काले, अब देखो ऐसे समाज सेवी भी थे जो हाँ, सरकार की निगाह में हम फ्री कर रहे हैं। हाँ, और वो अंदर अंदर खा रहे थे। अब 10 दिन के भी देखो, और ऐसे समाज सेवियों को सम्मानित भी किया गया। एक चीज और है ना जी, पैसा सारा जो है एडवांस यस सर, एडवांस लिया जा रहा है। उसके अंदर दवाइयां नहीं मेंशन थी जी, दवाई अलग से। इसमें सिलेंडर वैसे तो कोरोना की कोई दवाई पहले कहते हैं बनी ही नहीं थी, और अब इंजेक्शन आया कोरोना का, उससे पहले तो कोई दवाई नहीं नहीं, थी, बिल्कुल, पैरासीटामोल बिल्कुल, या कोई इंजेक्शन, जो भी था, हाँ जो भी ऑक्सीजन था, नहीं मिल रहा था। मैंने ऑक्सीजन कॉल भी की- करी थी आपको उस हाँ, टाइम। हाँ, हाँ। तो मतलब उनको देख लो, शायद 10 से 15,000 का सिलेंडर नहीं, खाली आपने मिला। बहुत बड़ी बात की। कोरोना के सेकंड काल के अंदर पब्लिक के बहुत से रंग देखे जी जैसे कहते हैं गिरगट एक पक्षी है जी, गिरगिट, हाँ जी, एक बिल्कुल, वो बिल्कुल। गिरगट क्रिकेट वो जीव जी, जीव है जो शिपकी की प्रजाति हाँ, का छिपकली। है, वो रंग बदलता है। इसी तरह हमने कोरोना की दूसरी लहर में अच्छे अच्छे लोगों को रंग बदलते हुए देखा कि किस तरह रंग बदले जाते हैं। उसमें हम सभी लोग हैं, हम आम में हम सभी नंगे हैं। अगर हम आगे होके इसको नहीं है, इस प्रथा को खत्म करेंगे, तो शायद जो तीसरी लहर की बात हम करते हैं, जो हमारे वैज्ञानिक या हमारे नेता खास तौर पर ये बात कर रहे हैं, तीसरी लहर जो बच्चों पे आने वाली है, जी। या इस तरह की बातें, अफवाहें भी कह सकते हैं, या डर सच्चा भी होता है, क्योंकि दूसरी लहर 4 को लाख भी लोग अब तक कोरोना की वजह से, कितने 4 लाख, हाँ, इससे भी ज्यादा लोग अपनी जी, जान गंवा चुके जी। हैं। एक चीज प्रधान जी जो मेरे मन में आ रही है, हमारे व्यूअर भी पूछ रहे हैं, एक तरफ तो कहते हैं हम तीसरी लहर की बातें कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ लोग कहते हैं कि स्कूल में बच्चों की फीस के भी पैसे नहीं है हमारे पास, है भी है, सच्चाई भी है जी। और दूसरी तरफ कहते जी लॉकडाउन खुला नहीं, और हिमाचल के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार लोगों की बाढ़ आ गई, कारें लोग जी, जी, इतने, वहां हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर। और कई टीचर्स का, प्रिंसिपल से मेरी बात हुई, उनका ये कहना है वालिया जी, इन पेरेंट्स को बच्चों की फीस देने के लिए तो पैसे नहीं है, लेकिन वहां तफरी करने के लिए, वहां घूमने के लिए, वहां फिरने के लिए ये तीसरी लहर को अब आमंत्रित कर रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि आज के समय में जो चंद लोग हैं, जी, बिल्कुल 2% से भी कम पैसे, पूंजीपति वही घूम रहे हैं। हाँ। तो वो हैं जिसके पास थोक में पैसा कह सकते हैं, जी, वो जा रहे हैं, लेकिन बदनाम जो आम पब्लिक हो रही पूरी है। कम्युनिटी को करते हैं। मैं ये कह सकता हूं, आप देखिए, ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है कि बीच में ही हम बड़ी देर से सोच रहे थे कि लाइट इतनी देर, कम से कम पौना घंटा 45 मिनट कंटिन्यू कैसे चल गई, और वही नजर लग गई कि लाइट बीच में एकदम कट मार गई, जिस वजह से ये प्रोग्राम हमें बीच में एकदम डिस्टर्ब हुए। आप लोग इसके लिए हम क्षमा याचना भी चाहते हैं। और देखिए, जहां एक और हमारी हरियाणा में हमारी खट्टर सरकार, हमारी सरकार ये कहती है कि बिजली की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं पूरे हरियाणा की बात करूं, हमारे पास फोन आते ही रहते हैं। लेकिन खास तौर पे अगर हम अपने अंबाला की बात करें, अंबाला में माननीय विधायक जी हमारे असीम गोयल जी कहते हैं कि बिजली की कोई कमी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट में तो हरियाणा के मंत्री, जैसा कहा कि अनिल विज जी हरियाणा के मंत्री हैं और हैवी वेट मंत्री हैं, लेकिन अंबाला में बिजली पे शायद किसी का वो जोर नहीं है। जरा सी हवा चले, दरख्तों के पत्ते अगर थोड़ी सी तेज हिलने लग जाएं, तब भी 2-4 मिनट के लिए भी हवा तेज आ जाए, तो अंबाला में आप ये समझो कि लाइट गई आधा घंटा या पौने घंटे के लिए। और मेन कट भी अंबाला में पूरे लग रहे हैं बिजली विभाग के, इसमें कोई दो राय नहीं है, दो चित्ती नहीं है कि रात को जब लोग प्रदर्शन करते हैं, आधा आधा घंटा घंटा लोग बच्चों के साथ सड़कों पे जाकर बैठ जाते हैं, तब लाइट आती है। ऐसा ये अंबाला में लाइट की पोजीशन है। और अब से कुछ देर पहले भी 1 घंटे का कट था,
सिर्फ बीच में 40 मिनट के लिए लाइट आई, उसके बाद अब लाइट फिर घूमने कहीं और पीछे से ही बंद हो गई। अगर हम जेई साहब को फोन करें, जेई साहब लाइट चली गई, तो जेई साहब का मोस्टली ये जवाब होता है कि पीछे से ही बंद है। पीछे अगर एसडीओ साहब से बात करें तो वो भी ये कह देते हैं पीछे से ही बंद है। अगर किसी नेता से बात करें कि भाई लाइट नहीं है, तो वो भी यही जवाब देता है भाई पीछे से ही बंद है। अभी तक हरियाणा, क्योंकि प्रधान जी हमारे साथ बैठे हैं, हमें हरियाणा की बिजली विभाग का पीछा समझ नहीं आया कि इनका पीछा कहाँ है, कहाँ से इनके पीछे से लाइट आती है या कहाँ क्या है। चलिए हम बात को आगे बढ़ाते हुए, हम बात कर रहे थे स्वास्थ्य विभाग की, बात कर रहे थे कोरोना की तीसरी लहर की हम बात कर रहे थे। शायद ये किसी को अच्छा नहीं लगा होगा कि अगर हम आंकड़े निकाल कर देखें, देखिए हिमाचल के और जम्मू कश्मीर के, एक मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, जो एक बुद्धिजीवी ने अभी हमारे पास फोन करके मेरे साथ बात की थी कि वालिया जी, अगर जितनी भी कारें हरियाणा की गई हैं या पंजाब की कारें गई हैं और उनके टोल बैरियर पे नंबर आते हैं, वो नंबर निकाल के देख लो कि वो कारें किसकी थी, और आपको कहते हैं 80% से ज्यादा वो कारें अधिकारियों की या बड़े बड़े बिजनेसमैनों की या पॉलिटिकल पार्टियों के, जो उन्होंने जो शब्द यूज किए, मैं तो शब्द नहीं यूज कर सकता, उनके लगे बगे, हाँ, उनके जो राइट हैंड जो उनके होते हैं, जो उनके खास सहयोगी होते हैं, उनकी कारों के नंबर निकले हैं। एक हमारे कहते हैं हम बहुत जल्दी आपके चैनल पर ये रिपोर्ट लेकर आएंगे भाई, ये तो सच का दर्पण है, आप लाओ, अगर ठीक हुई हम आपकी वो रिपोर्ट दिखाएंगे कि हरियाणा के जो नंबर हिमाचल के अंदर गए, वो उन्होंने वहां से पर्चियां निकलवाई हैं जी, वो कारें किसकी हैं। उसमें कहते हैं कि 25% तो जो कारें थी वो टैक्सियां थी, हाँ, और जो 75 से अबव कारों के नंबर निकले वो वीआईपी कारों के नंबर थे, और वो उनके नाम कारें दर्ज हैं जो सत्ता का सुख भोग रहे हैं या सत्ता के सुख भोग चुके हैं जी, उसमें हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं कि जो काम कराने में माहिर हैं, जो राइट हैंड हैं किसी भी मंत्री के, संतरी के, किसी भी विधायक के, किसी भी नेता के, चाहे वो कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, इनेलो का हो, जेजेपी का हो, इस तरह के वो नेता हैं। और ये कहते हैं एक सोची समझी साजिश के तहत आम पब्लिक को बदनाम करने की, उसमें कि भाई देखिए लोगों के पास तो बहुत पैसा है, लोग बहुत खुश हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हमारे पास इस तरह की रिपोर्टें भी आई हैं। क्या प्रधान जी आप इससे सहमत हो? देखिए ऐसा है, जो खुलासा आप कर रहे हैं उसमें बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं। लगभग 80% जो कारें हैं वो या तो बड़े बिजनेसमैन की हैं या वीआईपीज की, जो हमारे आईएएस एचसीएस लोग भी है, जो बड़े अधिकारी हैं उनकी हैं, या जो आप शब्द यूज कर रहे थे सत्ता के नजदीक रहने वाले, सत्ता सुख भोग चुके हैं या अब वर्तमान सत्ता में हैं, उन लोगों के जो करीबी हैं उनकी कारें हैं। हमारे यहाँ तो हम यदि अम्बाड़ा की बात करें तो आप ये साथ ही हमारे डी ऑफिस है जी, शिक्षा सदन, जिसको शिक्षा सदन में 134 के मामले को लेके लगातार आए दिन प्रदर्शन होता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि बहुत सारे हमारे जो पेरेंट्स हैं छात्रों के, वो बहुत न्यूनतम स्तर के हैं, गरीब हैं, अति गरीब हैं, जो फीस नहीं दे सकते। परंतु शिक्षा जो है बुनियादी अधिकार है, सबको मिलनी चाहिए और सबका अधिकार है। सरकार हमारे से ये अधिकार भी अब जो है छीन रही है, और नई शिक्षा के नीति के नाम पे जो 10+2 तक की हमारी शिक्षा है उसमें उसको 4 भागों में उसने बांट दिया। पहले 5 साल नर्सरी, प्री नर्सरी और सेकंड क्लास तक वो होगा, फिर 3 साल, फिर उसके बाद 3 साल, फिर लास्ट में 4 साल। इस तरीके से जो ये बंटवारा जो कर रहे हैं, हम समझते हैं जो आंगनवाड़ी केंद्रों को दिया जा रहा है, जो हमारा सीधे रूप से हम जो नागरिक तैयार करते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं कि आने वाले समय का हमारा भविष्य है देश प्रदेश का, तो उसके लिए हम इतना शुरू से ही जिसकी नींव जो है कमजोर होगी, तो जाहिर सी बात है उस पर मजबूत जो है बिल्डिंग का निर्माण नहीं किया जा सकता। हम ये कह रहे हैं कि जो नींव जो है, वर्तमान जो शिक्षा नीति है जो सरकार लेके आई है, उसकी नींव बहुत अति कमजोर है। तो इस तरीके से
हम जो है, क्योंकि शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य, जी क्योंकि शिक्षा का स्तर जितना ऊंचा होगा तो समाज का स्तर भी उतना ही ऊंचा होगा, और समाज का स्तर ऊंचा होगा तो उसके सोचने का जो है नजरिया भी ऊंचा होगा, और सोचने का नजरिया ऊंचा होगा तो हमारे जो क्राइम है वो भी घटेगा। आज जो प्रदेश में 5 साल की बच्ची से लेकर और 85 साल की वृद्ध, जो हमारी माँ और दादी जिसको हम बोलते हैं, वो भी सुरक्षित नहीं है। अब बाजार में जाते हुए मतलब असुरक्षा की भावना है, और जो है आज जो है खास तौर पे युवा जिसकी हम बात कर रहे हैं, उन पे तो मतलब लड़कियों ने यदि जींस डाल ली तो बहुत सारे तंज कसे जाते हैं। तो हम ये कह रहे हैं जो ये हमारी मानसिकता है, ये विकृत मानसिकता है, और विकृत मानसिकता जो है वो प्रदर्शन जो कर रही है वो शिक्षा का स्तर को दिखा रही है, और शिक्षा का स्तर हमारा जितना ऊंचा होगा तो प्रदेश की सरकार को चाहिए शिक्षा का स्तर ऊंचा करे, और स्वास्थ्य के ढांचे में जो हमारी पोस्टें खाली पड़ी हैं उसमें से मतलब तीसरे दर्जे की, ये तो हमने डॉक्टरों की बात की ना, सिर्फ तीसरे दर्जे की जो हमारे रेडियोग्राफर जिसको हम बोलते हैं, वो जो है हमारे 128 पोस्टें हैं जी, वर्तमान में सिर्फ 38 जो है कार्यरत हैं, और फार्मासिस्ट 770 पोस्टें हैं, और लेकिन जो है 405 ही कार्यरत हैं, और जो है नेत्र चिकित्सक जो जिसमें हम आंख जिसको आईना हमारा समाज को हम अपनी नजर से जिसको देखते हैं, 128 डॉक्टर हैं जो है, जिनमें से 60 ही कार्यरत हैं। तो हम जो है ये जो लैब टेक्नीशियन जो हमारे उसको जांचते हैं, तकनीकी जो है जांच करते हैं सारे एक, तो वो जो है 770 में से 400 जो है कार्यरत हैं, 370 की कमी बनी हुई है। MPHW मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जिसको हम बोल रहे हैं, वो जो आम देहात में ग्रामीण स्तर पे जो जुड़ी हुई हैं, तो उनमें से मतलब जो है 3800 संख्या है, जबकि 10,800 होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम यदि देखें तो जो है आज बहुमत के जो हमारे जो है पद वो खाली पड़े हैं, और NHM का जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं, 14,000 कर्मचारी जो है स्वास्थ्य विभाग में जो कच्चा लगा हुआ है, जो ओपनिंग में आपने जो शुरुआत की थी उस तरीके से, और बिल्कुल ठेकेदारों के हवाले विभाग है हमारा, जो है कोई वारिस नहीं है। सरकार जो है हमारे स्वास्थ्य से सीधे रूप में खिलवाड़ कर रही है। एक बहुत बड़ी बात है, इन्होंने कहा कि कोई हमारा वारिस नहीं है और सरकार सीधे रूप से लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है। प्रधान जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो आंकड़े आपने लिए हैं, देखिए आप ये आंकड़े इतने लेके आए, क्या कभी सरकार को भी आपने इसके बारे में बात की? बिल्कुल सरकार को बताया? ये देखिए ये आंकड़े कहां से मिले? आप सुनो मेरी बात, ये जो स्वास्थ्य विभाग है, विभाग के जो आंकड़े हैं उस तरीके से हम जो है, क्योंकि सर्व कर्मचारी संघ और जन स्वास्थ्य अभियान जी जो हरियाणा का है, वो मिलके हम काम कर रहे हैं। बहुत और उसमें से मतलब इसमें हमारे साथ जो बड़े प्रोफेसर जो डॉक्टर हैं, जो डॉक्टरों को तैयार करते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम जो है ये जो आंकड़े हैं, यदि सरकार इसमें लेस मात्र भी कोई कमी होती, सार्वजनिक तौर पे हम प्रेस में इनको रिलीज कर चुके हैं, CM ऑफिस में। अच्छा, ये आप प्रेस में भी रिलीज कर चुके हैं और गवर्नमेंट को भी भेज चुके हैं। परंतु यदि हमारे आंकड़े ये गलत होते तो सरकार हमारे पर कार्रवाई करती, और परंतु सरकार को कहीं भी कोई किंतु परंतु कहने के लिए कोई जगह नहीं बची है। इसलिए जो है हम ये बड़े जिम्मेवारी के साथ और तथ्य के आधार पर ये बोल रहे हैं, सरकार जो है सीधे रूप से जनता के साथ स्वास्थ्य के उसके विभाग उस जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रही है, ये कह सकते हैं। एक बहुत बड़ी बात है, चलिए देर है दुरुस्त है कि लाइट बीच में आ चुकी है। हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम धन्यवाद करते हैं बिजली विभाग का भी कि उन्होंने हमारे टेलीफोन की लाज रख ली और जल्दी लाइट भेज दी। प्रधान जी, एक चीज जो आपने इतने ये आंकड़े बताए, आपका ये कहना है कि हमने सरकार को भी दिए हैं? जी, सरकार के ही आंकड़े हैं, सरकार को भी दिए हैं। जी, वहीं से आपको मिले हैं, वहीं से और आपने प्रेस रिलीज भी की है। इनका ये कहना है कि हमारे ये आंकड़े बिल्कुल सही हैं
और सरकार खाली पदों को जल्द से जल्द भरे। 25 जून को हम इसमें मतलब ज्ञापन भी सरकार को, आप सरकार को चुके। ज्ञापन भी दे चुके। बिल्कुल। एक चीज अनिल जी आप कुछ कहेंगे इसके बारे में? सर ने अभी जैसे कहा कि ये जो डॉक्टर्स की कमी है ये सही में देखी गई है। अभी मेरा स्टूडेंट है वो जैसे कोई घायल होता है वो वहां ले जाता है हॉस्पिटल में, वहां कह रहा है जो झाड़ू पोछा लगाते हैं ना, जो भी मरीज आता है वो डॉक्टर नहीं देखता, वही देख के उसकी सफाई और वो करते हैं। मतलब इतना मतलब सीरियस ले ही नहीं रहे हैं कि एक घायल व्यक्ति आया है उसको क्या ट्रीटमेंट चाहिए। कह रहे हैं हम वहां जाके हॉस्पिटल हमें आ गया, फर्स्ट एड देना हमें आ गया, और डॉक्टर कहते होते नहीं है। तो ये बात है कि वहां पे इन डॉक्टर्स की कमी है जिनकी वजह से ये सारा चीज हो रही है, ये देख ही नहीं रहे हैं। नहीं एक बहुत वालिया जी, ये जो 20 मई को जो है सरकार ने एक पत्र जारी किया और उसमें जो ग्रामीण जो देहात से सीधे रूप में जुड़े हुए हैं, जिसको हम मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर MPSW जो बोल रहे हैं, उनके 300 पद समाप्त कर दिए। मतलब विपरीत परिस्थितियां हैं, कोरोना महामारी है, उसके बावजूद पद सर्जित करने चाहिए सरकार को, लेकिन वो 300 पद जो है वो खत्म कर दिए। ये अभी 20 की कुछ तो मजबूरियां रही होंगी सरकार की जो पद घटा और रही है। देखिए अब तक की जो है पिछले 45 साल की यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर 33% जो वर्तमान है आज के दिन। और हमारे प्रधान जी का एक ये बहुत दिल को छू लेने वाली बात है, अगर देखें तो बहुत बड़ी बात कह गए कि पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी की दर इन्होंने बताई है। चलिए तो आंकड़े हैं, बोलते हैं, लेकिन हम कहां तक जागते हैं ये हमें देखना है। मैं इंदर सिंह बदाना जी, क्योंकि समय का ध्यान रखते हुए हमारे एडिटर हमें बार बार इशारा कर रहे हैं, क्योंकि बीच में लाइट भी चली गई थी तो इसलिए हमने 4-5 मिनट फालतू लिए हैं जी। इंदर जी मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसा आपने आज हमने स्वास्थ्य विभाग की बात की जी, इसमें भी कभी काफी कमियां रह गई, हम खुल के पूरी बात नहीं कर सके। और अभी तो टीचर्स का है जी। अभी अगर हम बात करें आपके रोडवेज है, अगर स्वास्थ्य विभाग के साथ जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं इनका हाल है, और अलग अलग महकमे हैं, जैसे पटवारियों की बड़ी भारी दिक्कत है। जो यहाँ तक कहा जाता है पटवारी की अगर हम बात करें, आप अपने हिसाब से बात रखेंगे, लेकिन एक बात मैं, क्योंकि हमारे दर्शक जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो सुनने को आतुर होंगे कि एक बेचारी कोई गरीब लेडीज थी, सिर पे भार उठाकर जा रही थी और उसका वो भार गिर गया। वहां पे डीसी साहब अपनी कार से निकल रहे थे, तो डीसी साहब ने कार रोकी, कार से उतरे और फटाफट वो लेडीज के सिर पे उसको वो जो भार था वो उठा के उसके सिर पे रखवा दिया। वो लेडीज, बुजुर्ग लेडीज ने कहा, वे पुत्रा तू जिंदा रह, अगर वे बेटे तू जिंदा रह, और परमात्मा तुझे पटवारी लगा दे। और वो डीसी बोले कह रही माँ पटवारी ज्यादा बड़ा मेरे साथ, मेरे तो डीसी हूँ। वो कहता नहीं, अभी आप कभी पटवारी के पास गए नहीं। चलिए, तो बहुत लंबा किस्सा है, तो हम उन पे भी डिस्कस करेंगे। लोगों की भी समस्याएं क्या है और पटवारियों की अपनी समस्याएं क्या है। पटवारियों ने भी आगे 4-4, 5-5 आगे दिहाड़ीदार रख ली है और उनकी भी दिक्कतें हैं। इस पे भी प्रधान जी हम बात करेंगे। ये तो थोड़ी हल्का होने के लिए मैंने बात की। हमारे व्यूअर्स ये चाहते हैं, खास तौर पर मैं ये चाहता हूँ कि हम आने वाले समय में हफ्ते में 1 या 2 प्रोग्राम ऐसे रखें जी, क्योंकि देखिए आपकी स्टेट लेवल की, आप नेशनल लेवल के नेता हो, आपको इसके जैसे आपने आज काफी डिटेल में बात की। कई कागजी नेता हमारे पास बहुत आते हैं, तरह तरह के नेता भी आते हैं, तरह तरह के पार्टियों के भी आते हैं और गवर्नमेंट के भी कहते हैं मैं फलां मैं ढिमका, लेकिन अपने अपने हिसाब से सभी बात रखते हैं। लेकिन मुझे जो लगा कि इंदर सिंह बधाना जी को हरियाणा सरकार की जो नीतियां हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उनको काफी डिटेल के अंदर और काफी कुछ इनको मालूम है, और ये खजाना है। खजाना को आप बाहर निकालें, आम पब्लिक तक आप इसको लेके आएं। और मैं दीप एक्सप्रेस न्यूज की टीम के साथ उनकी तरफ से मैं आश्वासन देता हूं कि अगर आप हफ्ते में 1 या 2 प्रोग्राम भी रखना चाहें, 40-40 मिनट के हम एपिसोड रखेंगे और हर एक डिपार्टमेंट के बारे, उसमें क्या कमी है, क्या उसमें फायदा हो सकता है, ये सारा हम बताएं। और इसके साथ
जैसे स्वास्थ्य विभाग है तो स्वास्थ्य विभाग का कोई कर्मचारी हम साथ बैठाएं, जी जैसे रोडवेज की बात करें तो जी। रोडवेज का कोई कर्मचारी साथ बैठाएं, ठीक। और जैसे हम रेवेन्यू की बात करें, जी। रेवेन्यू का कोई आदमी साथ बैठाएं। इस तरह का हम माहौल चाहते हैं कि जो सच का दर्पण है, सच की आवाज आप तक, लोगों तक हम लेके आए। आप इससे कहां तक सहमत? देखिए वालिया जी, ये तो आपका बड़पन है कि एक छोटे से कर्मचारी को आप इतना बड़ा वो सम्मान दे रहे हैं, परंतु हम ये कह रहे हैं कि आप सच्चाई को सामने लाइए। हम आपके साथ हैं, हमारा संगठन आपके साथ है। जो भी माकूल समय बनेगा हम आपको देने के लिए तैयार हैं। बस जाहिर सी बात है कि हम दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर लें जी। तो थोड़ा आप नजदीक आइए, थोड़ा हम आगे आएंगे, तो हो सकता है हमें आगे आने वाले समय में हमारा ये लंबा जो है ये चलेगा, और एक एक करके ही कारवां जुड़ता है। और सच यदि लगेगा तो सच के पक्षधर जो भी लोग हैं, जो हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो सच के साथ अवश्य जुड़ेंगे। और सरकार जो है अब तक जिस तरीके से नीतियां सरकार की रही हैं, जो अपेक्षाएं सरकार के से हम रखते थे, उन अपेक्षाओं पे सरकार खरी उतरती आज के दिन हमें नजर नहीं आ रही, दिखाई नहीं दे रही। तो हम चाहते हैं कि जनता से जुड़े हुए सीधे तौर पे जो महकमे हैं वो जनता की सेवा के लिए हैं, और जनता की बेहतर सेवा तभी हो सकती है जब सरकार की जो है नीति और नीयत सही होगी। और सरकार की जो नीति है वर्तमान दौर में, आज हम कह सकते हैं पूंजीपति को बढ़ावा देने के लिए निजीकरण की तरफ सरकार जारी है। जो बुनियादी हमारी सेवा है, स्वास्थ्य सेवा का आज हम जिक्र कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य सेवाओं को भी मतलब सरकार ने जो है पूंजीपति के हवाले कर दिया। अब आप थोड़ा सा 1 मिनट और मैं आपको चाहता हूं प्लीज जी। तो हम ये कह रहे हैं कि आज हम यदि अपने यहाँ सामान्य अस्पताल की बात करें जी, अम्बाड़ा शहर में और कैंट में जी, तो जगह हमारी जी, बिल्डिंग हमारी, और उसमें पूंजी के मालिक की मशीन रख दी गई, चाहे वो सीटी स्कैन है, एक्सरे है, या और जो भी है जो वो कर रहे हैं। तो वो सीधे तौर पे क्या कह रहे हैं कि जी हम बाहर जो लैब है उससे तो कम ही ले रहे हैं, परंतु सरकार जो है ये आकलन नहीं कर रही कि बाहर वाले जो पूंजी के मालिक जितने भी हैं उन्होंने अपनी बिल्डिंग पे पैसा भी खर्च किया है, बिजली का भी अलग से कर रहे हैं, उसको अलग से स्टाफ भी मुहैया करवाना पड़ रहा है। हमारे यहाँ हमारे स्टाफ से हमारी बिल्डिंग में एक मालिक सिर्फ मशीन रख के करोड़ों रुपए लूट रहा है, जो जनता का सीधी लूट है, ये हम कह सकते हैं। तो ये भी सरकार को सोचना पड़ेगा और इस पे विचार करना पड़ेगा, और यदि सही सेहत लोगों की देनी है तो सही उसका प्रबंधन भी सरकार करेगी। आपने एक फिर दुखती रग पे हाथ रखा पब्लिक की, प्रधान जी। अगर आप अम्बाला डिस्ट्रिक्ट की बात करें, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में फिर मैं नाम लूंगा हरियाणा के शेरदिल अनिल विज जी का, उन्होंने करोड़ों रुपए की मशीनरी हॉस्पिटल्स के अंदर दी है जी। लेकिन हम स्वागत करते हैं, वो बहुत बढ़िया हम स्वागत करते हैं हाँ उसका, लेकिन वो प्रबंधन जो है वो सरकार जो है अपने हाथ रखे, वो पूंजी के हाथ दे रखा है। बहुत बड़ी बात है, करोड़ों की मशीनरी आ गई है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं, अम्बाला कैंट का हॉस्पिटल, जहां से मरीज कभी अम्बाला सिटी रेफर कर दिए जाते थे या पीजीआई भेज दिए जाते थे, अब अम्बाला कैंट के हॉस्पिटल में उन्होंने बहुत बड़ा हॉस्पिटल अनिल विज जी ने आप इंटरेस्ट लेकर बनाया है। लेकिन दूसरी ओर हम जो आपने बात की उस बात को भी मैं बड़ी कर दूं, अम्बाला शहर का एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं जिनका अपने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, एक नहीं दो दो तीन तीन उनके प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं। उन्हीं को अम्बाला शहर के एक ठेका दे दिया सिटी स्कैन जी, और जो 1200 रुपए एक सिटी स्कैन का लेते हैं जी, और बाहर भी 1200-1300 या 1400। आप वाली बात कि वो कहते हैं भाई वो बाहर से तो सस्ता है, बाहर 2000 हैं, हम 1200 ले रहे हैं। लेकिन वही बात कि वहां उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डॉक्टर को अपना खर्च करना पड़ता है, करोड़ों रुपए की पहले बिल्डिंग बनानी पड़ती है, नर्सें रखनी पड़ती है, स्टाफ रखना पड़ता है। यहाँ तो सारा कुछ फ्री है। अरे भाई सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, अम्बाला के विधायक असीम गोयल जी को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जैसे सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, सिर्फ अम्बाला, हम पूरे ऑल ओवर हरियाणा और इंडिया की बात कर रहे हैं। पूरे एक एग्जांपल दी है मैंने आपको अम्बाला की, इस तरह हम पूरे हरियाणा ऑल ओवर इंडिया की हम बात करें तो
ये जो सिस्टम है इस ओर देखना चाहिए। पंजाब में भी क्या हो रहा है, लास्ट में चलते हुए मैं 1 मिनट वो ही लूंगा कि आज की तारीख में, आज 13 तारीख है जी, 13 जुलाई सन 2021 को पंजाब के डॉक्टर पूर्ण तौर पर हड़ताल पर हैं जी, क्योंकि 6वें पे कमीशन लागू हुआ। जो उनको पुराना कुछ मिलता था 6वें पे कमीशन में वो भी काट लिया, उनकी पे कम कर दी। देखिए लोग तो ये कहते हैं पे कमीशन कुछ देगा, लेकिन डॉक्टरों के साथ, एम्प्लॉइज के साथ पंजाब में हो गया। और पंजाब में मोस्टली डिपार्टमेंट के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर सेक्रेटरीट और पंजाब के फील्ड के स्टाफ में स्ट्राइकें चल रही हैं, हड़ताल चल रही हैं। अमरिंदर सिंह जी, पंजाब के सीएम को मैं कहूंगा, हम सुजेशन देंगे कि अभी सिर्फ 6 महीने बचे हैं, डूले वेरांदा कुछ नहीं बिगड़िया, अभी भी कुछ सोच लें। और हरियाणा की हम बात करें, खट्टर साहब के पास तो अभी 3 साल और पड़े हैं। वालिया साहब, मैं एक सुझाव देता हूँ। हाँ प्लीज जी, कि ये अच्छी शुरुआत की है आपने जी, और आप कह रहे हैं इसको हम आगे बढ़ाएंगे जी, हम आपके साथ सहमत हैं जी, परंतु हम ये चाहते हैं, जी, सर्व कर्मचारी संघ के तौर पे मैं बोल रहा जी, हूँ जी, जी, कि कोई राजनीतिक पार्टी का नुमाइंदा हम्म, जो है इन सवालों पे भी चर्चा करनी अपनी चाहिए। जवाबदेही उसकी सरकार की तय करने के लिए हमारे यदि चैनल पे आए तो हम उसका स्वागत करेंगे। बहुत बड़ी बात है। और हम ये कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो हमारी डिबेट होगी, डिबेट आपके सामने लेकर आएंगे। इन्होंने खुला चैलेंज दिया है किसी भी पार्टी का, ये नहीं सत्ताधारी हो, अपोजिशन पार्टी हो, जो इतने सालों से पहले सरकार बनाती रही, चलाती रही, उनको भी ये कह रहे हैं कि आगे कोई हमसे बात तो करे। हम बात करने के लिए तैयार हैं, अपना पक्ष रखने के लिए तैयार हैं। सरकार का नुमाइंदा कोई भी आए, अपना पक्ष रखे, बहुत अच्छा लगेगा। हम पूर्ण कोशिश करेंगे कि अगले प्रोग्राम में हम कोई ना कोई सरकारी नुमाइंदा भी, या हम कोई का स्वतंत्र विचारों का व्यक्ति जो आपकी तरह खुल दिल हो, जिसको नॉलेज हो, जैसे अनिल जी आए हैं, अगली बारी भी हम किसी को आपके साथ बैठाएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और अंत में सिर्फ, क्योंकि आज की डिबेट हम समाप्ति की ओर लेकर जाएं, आप लास्ट में क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, आज की जो चर्चा हमारे में हुई है, हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार जो है, बार बार वही दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूं जी, सरकार जो है, ये जो नीतियां हैं जी, इनको देखे समझे, जो खाली पद पड़े हैं उनको भरे, नियम से नियमित भर्ती के, जी, और जो है सरकार जो है जनता की सेवा के लिए है, वेलफेयर स्टेट है, और जो है जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो। तीसरी वेव से पहले जो है हम जो है पहली और दूसरी वेव के सबक ले, और उससे सबक से सीखते हुए हम आगे जो है आने वाले समय में इसको सबको दुरुस्त करके एक अच्छे स्वस्थ हरियाणा का मतलब निर्माण हम कर पाए। क्योंकि सबसे जो बुजुर्गों ने कहा है कि जो पहला सुख निरोगी काया, तो उस निरोगी काया में हम चाहते हैं कि पूरा प्रदेश का बच्चा, जवान, बूढ़ा जो है, चाहे वो महिला है, चाहे किसान है, मजदूर है, छात्र, नौजवान, जो भी किसी भी कम्युनिटी से आने वाला है, वो सब यदि स्वस्थ होंगे तो हमारा हरियाणा स्वस्थ होगा, हरियाणा स्वस्थ होगा तो हमारा भारत स्वस्थ होगा। और स्वस्थ भारत की जो है ये मुहिम मोदी जी बड़े ढिंढोरे के साथ, गाजे बाजे के साथ लेके आए थे, और अरबों रुपया उन्होंने अपने एडवर्टाइज पे भी खर्च किया है। हम ये चाहते हैं जो एडवर्टाइज का पैसा है, यदि उससे ही लोगों को दिया जाए तो सेहत को बचाया जा सकता है, तो उनकी सेहत का ख्याल रखा जा सकता है, अच्छी सेहत लोगों को दी जा सकती है। यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बड़ी बात है इंदर सिंह बदाना जी, आपने बात की। मैं अपने इस चैनल से एक बार फिर भाजपा सरकार को, अपनी हरियाणा की सरकार को, पंजाब की सरकार को, या जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनसे एक फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर सरकार अपना पक्ष भी रखना चाहे तो इन्होंने भी खुला चैलेंज दिया है कि आए बात करें, और हम भी उनको इनवाइट करते हैं कि अपनी बात, अगर आपने कोई अच्छा काम किया है, जितना हमें पता लगता है हम बात करते हैं। जैसे हमने अनिल विज जी की उनका धन्यवाद भी किया, प्रधान जी ने भी कहा कि जैसे उन्होंने कायाकल्प किया है हॉस्पिटल का, इसी तरह अच्छे काम करें। तो भाजपा को भी चाहिए, हमारे नेताओं को भी चाहिए भाजपा के, कि वो आए, अपनी बात रखें। और दूसरी चीज, हमें एक दो और मैसेज जो आए और सुन के हंसी भी आई
उनका ये कहना है कि वालिया जी ये जो लाइव प्रोग्राम चलता है इसकी कोई चार्जेस भी है? अरे भाई ये फ्री है, हमारा चैनल तो बिल्कुल फ्री है भाई। इसमें किसी भी तरह का कोई भी प्रोग्राम, लाइव प्रोग्राम हो, हम एक नया पैसा भी किसी से नहीं लेते, बल्कि हो सके तो भाई ये चाय पानी भी हम आपको पिला के भेजेंगे। आप आए, अपने विचार रखें। एक ही हमारे चैनल का, दीप एक्सप्रेस न्यूज का एक ही ध्येय है, सच की बात करना और सच को आगे लेके आना, आम पब्लिक तक आपकी बात पहुंचे। और जैसा हमने बताया कि प्रधान इंदर सिंह जी से जैसे आज बात हुई बदाना साहब से, तो पहले ये भी कह रहे थे कि चैनलों से, इन्होंने भी देखा होगा कि प्रेस क्या करती है, या चैनल जो आजकल सोशल मीडिया पे ये भी थोड़ी बात कर रहे थे कि पता नहीं कैसा होगा क्या होगा। लेकिन जब हमारी बातचीत हुई तो अब ये कह रहे हैं कि आप दोबारा भी प्रोग्राम रखिए, आप सरकार के किसी को भी आमंत्रित कीजिए, हम अपनी बात रखें, सरकार अपनी बात रखे, अच्छा लगेगा। और एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा, स्वस्थ निरोगी काया, कि हरियाणा का तो ये रहा है जहां दूध दही का खाना, वो है देश हरियाणा, वही दौर दोबारा लौटे और हम सभी स्वस्थ हों। इसी के साथ अनिल जी आप भी हमारे स्टूडियो में आए, आपका अपना स्टूडियो है, आपने इंदर सिंह जी, बदाना जी, आपने आके अपने विचार रखे। हम ये उस भगवान से, उस परमात्मा से, उस अकाल पुरख से, उस वाहिगुरु से, उस अल्लाह से, उस राम से यही दुआ करते हैं कि आप भी स्वस्थ रहें, इसी तरह सेवा में लगे रहें। कि देखिए होनहार वीरवान के चिकने चिकने पात पता लग जाता है। हमने भी बहुत नेताओं की इंटरव्यू ली, लेकिन जो बात, जो तथ्यों के साथ आज बात रखी, कई सालों बाद मजा आया कि कोई किसी ने आके सच की बात की। और हम यही दुआ करते हैं कि आप बहुत जल्द दोबारा आएं अपनी बात, क्योंकि दूसरा एक मुद्दा हरियाणा में एजुकेशन का मुद्दा बहुत कईयों को बहुत अच्छा लगता है, कईयों को बहुत माड़ा। 134 का भी आपने जिक्र किया, और प्राइवेट बड़े बड़े स्कूल जो आजकल एक फैशन बन गया है, एक बिजनेस बन गया है, जितने भी बड़े बड़े नेता उनके बड़े बड़े स्कूल बन गए, आम पब्लिक आ जाए तो जाए किधर। इस पे हम बातचीत रखना चाहते हैं, जिसमें आप अगर यस करें तो हम वो प्रोग्राम। बिल्कुल मैं तैयार हूँ, आप जो भी आप समय दें। ठीक है, शुक्रिया। आपके चैनल पे आएंगे नेक्स्ट। और आज जो आपने समय दिया उसके लिए अपने संगठन की तरफ से, अपनी तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये प्रोग्राम हम आप तक लेकर आए, इसके अंदर अकेला तजिंदर वालिया कुछ नहीं कर सकता, आप लोगों का सभी का सहयोग चाहिए। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर भेजिए। और इसी के साथ मेरे साथ मेरी टीम, जो अकेला आदमी कुछ नहीं करता, जो पर्दे के पीछे है, हमारी दिवांशी है, हमारी हरप्रीत है, हमारे साथ हमारे जशन जी हैं, हमारे तरुण जी हैं, हमारे सहजप्रीत है, तेजस है, ये पूरी टीम जो पर्दे के पीछे सारी लगी हुई है, हम इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद सभी का धन्यवाद। युवा साथी हैं और ये जो प्रोग्राम आप तक लेकर आए, स्पीड में जाते हैं और अच्छी बात है। और अंत में जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं सभी को मैं सभी से इजाजत लेते हुए, बदाना जी आपका, अनिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुक्रिया।